नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं धीरज मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे, आपके घर में सभी लोग अच्छे से होंगे। 90 का दौर ऐसा आ गया था जब आपके गांधी जी आपके भारत आ चुके थे, साउथ अफ्रीका से आ चुके थे, और जितने भी आपके आंदोलन थे, चाहे वो आपका स्वदेशी आंदोलन हो, चाहे वो दांडी मार्च हो जो कि आपका साबरमती से स्टार्ट हुआ था, दांडी में जाके खत्म हुआ था, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, तो इस तरह के कई आंदोलन भारत में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। बट एक कशिश जो अभी थी स्वराज्य की, वो अभी बहुत दूर था। कोशिश तो हो रही थी, ऐसे ऐसे आंदोलन चल रहे थे, कभी असहयोग आंदोलन चल रहा था, कभी स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, लोगों को प्रेरित कर रहा था कि जैसे भी आप सरकारी नौकरियों को त्यागें, कम से कम काम ना करें, वहाँ पे आप विदेशी वस्त्रों का यूज ना करें, विदेशी खान पान का यूज ना करें, जिससे आपका अंग्रेजों का जितना नुकसान आप कर सकते हैं करिए। तो ऐसे आंदोलन हो रहे थे, बट कब तक इसका कोई विशेष प्रभाव दिख नहीं रहा था। उसी समय में आपका विदेशों में सक्रिय भूमिका निभाई जा रही थी। अब यहाँ का युवा दिन प्रतिदिन जागृत हो रहा था, शिक्षा भूमिका में भी वो बढ़ रहा था। अब आपके एग्जाम्स वगैरह दिए जा रहे थे। अंग्रेजों ने व्यवस्था कर दी थी कि भारतीय लोग भी सरकारी नौकरियों में आवेदन कर सकते हैं। तो जो यहाँ का युवा वर्ग था वो काफ़ी आक्रोशित रहता था, और जिस तरह की डिमांड थी, एक शुरू से ऐसा था कि अब स्वराज्य चाहिए, क्योंकि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो बस नीरस भूमिका में ही रह गया था। कुछ लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा कोई आंदोलन हुआ। मंगल पांडे का बलिदान भी बस ऐसे ही रह गया था। लेकिन कुछ जगह ऐसी थी, चाहे आपका इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जापान हो, जो आपके भारतीय विदेशों में रह के पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने भी अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना शुरू कर दिया था। उसी में से एक आपका नाम है रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस आपके काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति थे, और आपके जो सुभाष चंद्र बोस थे वो इनसे काफ़ी प्रभावित थे, या कहना चाहिए ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्रभावित थे। तो जब 1941 में इन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की शुरुआत करी, आपका जापान में इन्होंने शुरुआत किया था, 1941 का समय था, और उसके एक वर्ष बाद इन्होंने आज़ाद हिंद फोर्स की स्थापना कर दी 1942 में। अच्छा खासा हो रहा था, जनरल बनाए थे आपके मोहन सिंह को, इन्होंने जनरल बना दिया था, और आपकी भर्ती उर्ती भी हो रही थी। उसी समय लगभग एक साल बाद आपके जो सुभाष चंद्र बोस थे वो जापान का दौरा करते हैं। अप्रैल का माह चल रहा था, और जापान की भूमिका उस समय ऐसी थी, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और अंग्रेजों को पटकनी भी जापान दे चुका था। और पर्ल हार्बर तो हमें पता ही है किस तरह से पूरा जो आपका जहाजी बेड़ा था, अमेरिकी जहाजी बेड़ा जिसे बोल सकते हो आप, पूरा का पूरा जापानियों ने उड़ा दिया था। तो एक तरह का वर्चस्व था पूरा, एक तरफ आपका जर्मनी से हिटलर और इस तरफ से आपका जापान, ये एकदम मुख्य भूमिका में पूरे विश्व में निभा रहे थे। 39 का समय से बीतते 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 आपका 43 आ गया था। करीबन 4 साल हो गए थे वर्ल्ड वॉर के, और जब आपके सुभाष चंद्र बोस जापान गए तो आदान प्रदान हुआ, क्या क्या इच्छाएं हैं, क्या क्या देशवासियों की आकांक्षाएं हैं, ये बातचीत हुई। और रास बिहारी बोस जो थे आपके सुभाष चंद्र बोस से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने आपका आज़ाद हिंद फोर्स से इस्तीफा दे दिया, और इसकी कमान उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को दे दी। और उसके बाद तुरंत 3-4 महीने बाद जुलाई माह में आपके 1943 में ये सिंगापुर आ गए। अब सिंगापुर में आए तो इन्होंने भर्ती शुरू कर दी, एक हेडक्वार्टर बनाया, पूरी कैबिनेट की व्यवस्था कर दी, और स्वयं को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। तो एक इतिहास क्वेश्चन हमेशा यही पूछता है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री क्या लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू थे या सुभाष चंद्र बोस थे? क्योंकि जो कैबिनेट व्यवस्था इन्होंने स्थापित की थी, करीबन 30-35 देश ऐसे थे जिन्होंने इसको मान्यता प्राप्त दे दी थी, और वो ऐसे देश थे जिनको आप नकार नहीं सकते, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे जापान हो, चाहे सिंगापुर हो, इन सब की मान्यता प्राप्त थी। और उन्होंने आपको एक हेडक्वार्टर रंगून में स्थापित किया, चाहे वो आपका म्यांमार का राजधानी कहे जाए,
ये वही रंगून है जहाँ पे आपके 1857 की क्रांति में आपके मुगल आखिरी बादशाह जिसे बोल सकते हैं आप, बहादुर शाह जफर, जिनको नजरबंद कर दिया था अंग्रेजों ने। हाँ, ये वही रंगून है ये। तो एक हेडक्वार्टर इन्होंने रंगून में स्थापित किया और एक सिंगापुर में किया, और अच्छी खासी भूमिका निभा रहे थे। भारत में भी इसका काफी स्वागत हो रहा था, लोग भी काफी प्रेरित हो रहे थे, और युवा शक्ति विशेष तौर पे इससे जुड़ रही थी। महिलाएं भी यहाँ तक कि इसमें भर्ती हो रही थी। बट एक समय ऐसा आया कि वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था, आपका द्वितीय विश्व युद्ध, जो आपका कांग्रेस ने समर्थन दे दिया था कि हाँ, आपके भारतीय सैनिक अंग्रेजों की तरफ से लड़ेंगे, और आपके जापानियों से जो युद्ध हुआ ब्रिटिश और इंडिया का, यहाँ पे जापान हार गया। और फिर जो आपका हिरोशिमा और नागासाकी का जो इन्होंने द्वंद्व झेला था, चाहे वो 6 अगस्त 1945 हो, चाहे वो 9 अगस्त 1945 हो, ये दोनों शहर पूरी तरह से परमाणु विस्फोट से तबाह हो गए। अब ये ऐसा समय था कि जापान खुद भी नहीं संभाल पा रहा था, तो बाकी देशों को क्या दिखता। तो ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी भारत के लिए। और आपके आजाद हिंद फोर्स के जितने भी सैनिक थे, अधिकांश उसमें आपके गिरफ्तार कर लिए गए, और सुभाष चंद्र बोस का भी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्या हो गया, ये तो बस इतिहास ही बन गया। बट भारत में जो आजाद हिंद की जो एक छवि थी, वो बहुत साफ नजर आ रही थी। ये राष्ट्र प्रेमी पार्टी थी, देश के पहले कैबिनेट की व्यवस्था की थी। लोगों में एक ऐसी इच्छा की जागृति हुई थी कि हाँ, अब वो दिन दूर नहीं जब ये अंग्रेज हमारे देश से चले जाएंगे, हमारा अपना देश होगा, हमारा अपना राजपाट होगा, हमारे अपने नियम कानून होंगे, हमारा अपना संविधान होगा। ये तरह तरह की बातें, ये तरह तरह के सपने जो भारत में युवा वर्ग देख रहा था, लगभग आपका पूरा भी हो गया था। लेकिन एक जो दौर था द्वितीय विश्व युद्ध में, जहाँ पे जापान हार गया, पर्ल हार्बर तो किया, पर हिरोशिमा नागासाकी का भी द्वंद्व उनको झेलना पड़ा। और फिर सुभाष चंद्र बोस का जो विमान था जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो ये कुछ मुख्य कारण थे। आजाद हिंद फोर्स की जो आपकी एक भूमिका रही भारत के आजादी में, वो एक बहुत मुख्य थी। करीबन 50 से 55% उन्होंने अपना काम कर दिया था, और आजादी लगभग मिल ही गई थी। और लगभग आज भी मैं यही मानता हूँ, मेरे अलावा जितने भी भारतीय वो लोग ये मानते हैं कि भारत की आजादी में जितनी भूमिका गांधी जी की थी, सुभाष चंद्र बोस की थी, और भगत सिंह की थी, उतनी आपकी आजाद हिंद फोर्स की भी थी। इसको कोई नकार नहीं सकता। और यही थी जब आपके काफी क्रांतिकारी जितने भी आपके आजाद हिंद फोर्स के जो सैनिक गिरफ्तार कर लिए गए थे, अंग्रेजों को उनको छोड़ना पड़ा, क्योंकि लोग इतने आक्रोशित थे, जो अपने हीरो को, जिनको देखना चाह रहे थे, जो भारत की मातृभूमि के लिए विदेश में जो आपकी स्थापना हुई थी आजाद हिंद फोर्स को, उन सबको जेलों से छोड़ा गया। जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं इसको आगे बढ़ के बोला कि हाँ भाई, क्योंकि लोगों का दबाव इतना था, वो नकार नहीं सकते थे, तो उन्होंने भी पूरा समर्थन दिया कि हाँ भाई, इनको जेलों से छोड़ना चाहिए। तो एक काफी बोल सकते लक्ष्मण रेखा थी भारत की आजादी के लिए, और एक ऐसा सूत्रपात रहा कि जिसके बिना आपकी आजादी हम कभी भी सोच नहीं सकते थे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।